Good evening, students. Am I audible? Can you hear me? Okay, clear now? Okay, fine. Last time हमने क्या शुरू किया था? कौन सा पार्ट कंप्लीट किया था हमने? Yes, students, anybody? Last time हमने कौन सा पार्ट कंप्लीट किया था? लास्ट टाइम को ज्यादा टाइम नहीं हुआ है, कल की बात कर रहे हैं हम. काल आपण काय कुठला पार्ट कंप्लीट एक्झॅक्टली एक्सट्रॅक्शन ऑफ ॲल्युमिनियम, एक्सट्रॅक्शन ऑफ मोर रिएक्टिव मेटल, extraction of moderately reactive metal and extraction of less reactive metal, correct? Yes or no? हमने ये तीनों पार्ट कर लिए थे कल, ठीक है. एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम में कौन से दो प्रोसेसेस इन्वॉल्व होते हैं? एनीबडी? एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम में कौन से दो प्रोसेसेस होते हैं जो इन्वॉल्व होते हैं? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बॉक्साइट, यस. कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बॉक्साइट ओर के लिए कौन से प्रोसेसेस कैरी ऑन होते हैं? शुरुआत के दो मेन कौन से प्रोसेस होते हैं? वन मिनट, एक मिनट. क्या कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्साइड के लिए कौन से दो प्रोसेसेस होते हैं? किसी ने होमवर्क नहीं किया है लगता है. एग्जैक्टली, वेरी गुड सोहम. बेयर्स प्रोसेस एंड हॉल्स प्रोसेस. ओके, बेयर्स प्रोसेस और हॉल प्रोसेस में क्या होता है? इन दोनों प्रोसेसेस में, बेयर्स और हॉल्स प्रोसेस में क्या कॉमन होता है? वेरी गुड सोहम. बेयर्स और हॉल्स प्रोसेस में क्या होता है? चिल्ड्रन, इफ यू आर सिटिंग इन माय क्लास तो आप सभी को आंसर करना है. रॉन्ग तो रॉन्ग, राइट टू राइट. वेरी गुड. कैल्सिनेशन, कैल्सिनेशन होता है एल्यूमिनियम का. कैल्सिनेशन होने के पहले लीचिंग होता है दोनों प्रोसेस में. ओके, उसके बाद हम धीरज, यस करेक्ट. उसके बाद हम आगे कैल्सिनेशन करते हैं जो हमको कॉन्सेंट्रेटेड ओर मिलता है उसका, ठीक है. नाउ इसके बाद हम इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस फॉलो करते हैं जिसमें हमको एल्यूमिना मिलता है. डू यू अग्री विथ मी चिल्ड्रन? अग्रीड एवरीबॉडी? यस. उसके बाद एक्सट्रैक्शन, हमने ये तो एल्यूमिनियम इज हाईली रिएक्टिव. एक्सट्रैक्शन ऑफ मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल, यहाँ पे भी कैल्सिनेशन होता है, लेकिन कैल्सिनेशन के पहले कौन सा प्रोसेस होता है मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल्स में? वेरी गुड, रोस्टिंग होता है. पहले उसे रोस्ट किया जाता है अच्छे से और फिर उसको कैल्सीफाई करके हम प्योरीफाई कर लेते हैं, ठीक है. अगर लेस रिएक्टिव मेटल की बात करें, अब यस, बिफोर गोइंग टू लेस रिएक्टिव मेटल, मुझे ये पूछना है कि ये जो रोस्टिंग और कैल्सिनेशन मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल हम यूज करते हैं प्रोसेस, तो इसका एप्लीकेशन कहाँ है रियल लाइफ में? रियल लाइफ में रोस्टिंग और कैल्सिनेशन का एप्लीकेशन कहाँ पे होता है? रियल लाइफ में इसका एप्लीकेशन कहाँ पे होता है मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल? धीरज, सोहम, मैत्रेय इज ओनली आंसरिंग. बाकी सब कहाँ गए? समीक्षा, यश, अविग्ना. अविग्ना नेवर आंसर्स. रियल लाइफ इसका एप्लीकेशन क्या है मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल्स? उसका रोस्टिंग और कैल्सिनेशन का प्रोसेस हमको कहाँ दिखाई देता है रियल लाइफ में? इन एयर, नो. एप्लीकेशन एयर के प्रेजेंस में ये प्रोसेस कैरी ऑन होता है, लेकिन एप्लीकेशन, इसका यूज कहाँ पे होता है? एग्जैक्टली, कनेक्टिंग रेलवे ट्रैक्स, दैट इज वेल्डिंग. ये प्रोसेस को
एप्लीकेशन का मतलब यूजेस, कहाँ पे ये प्रोसेस यूज होता है, दैट इज कनेक्टिंग रेलवे ट्रैक्स, ठीक है। ऑल राइट, कमिंग टू एक्सट्रैक्शन ऑफ लेस रिएक्टिव मटेरियल। लेस रिएक्टिव मटेरियल को किस तरह से एक्सट्रैक्ट करते हैं, सीधा एयर के साथ एक्सपोज करके। डू यू अग्री विथ मी चिल्ड्रन? तो एयर में जितने कंपोनेंट्स होते हैं वो सारे के सारे उस मेटल्स के साथ रिएक्ट करके फटाफट से उसको एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं, क्योंकि वो लेस रिएक्टिव होते हैं, ठीक है, और कोई कंपाउंड बना नहीं पाते हैं। यहाँ पे हमने शुरू किया था रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स। तो रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स में हमने देखा था कि उसको प्योर फॉर्म में कन्वर्ट करना, उसको रिफाइनिंग प्रोसेस बोलते हैं। कोरोजन, कोरोजन और रस्टिंग, ये प्रोसेस में कौन से दो मेन प्रॉब्लम है, जो बड़े प्रॉब्लम है कोरोजन में, जिसकी वजह से हमको बहुत बड़ा नुकसान होता है? कौन से दो बड़े प्रॉब्लम्स है? अभी इसके लिए सभी आंसर करेंगे, बहुत इजी है। आई वांट आंसर फ्रॉम यश, अभिज्ञा, सोहम, मैत्रेय, मनस्वी, समीक्षा, अनुज, धीरज। आप सभी आंसर करेंगे क्विकली। आई गिव यू 1 मिनट। यस, वेरी गुड, रस्टिंग ऑफ आयन आर्टिकल्स। लेकिन क्या करता है ये, इसकी वजह से क्या प्रॉब्लम फेस करते हैं हम? 1 मिनट यू हैव चिल्ड्रन। रस्टिंग की वजह से क्या प्रॉब्लम होती है, किसी को नहीं पता? आयन आर्टिकल रस्ट होने की, यस, करोजन होता है। लेकिन करोजन का प्रॉब्लम क्या है, इसका इम्पैक्ट क्या है एनवायरनमेंट पे, हमारे क्या बोलते हैं, हम पे, ह्यूमंस पे क्या इम्पैक्ट होता है? कैन बी से, एक हिंट दे देती हूँ मैं आपको, कैन बी से उसके शेल्फ, एग्जैक्टली, वेरी गुड सोहम, सोहम हैज ऑलरेडी गिवन हिंट। फाइनेंशियल लॉस होते हैं। फाइनेंशियल लॉस के अलावा क्या होता है? बहुत बड़ा नुकसान होता है। जो चीज 100 साल चलने वाली होती है वो 50 साल में करोड़ होके गिर जाती है, तो हमको वापस बनानी पड़ती है, तो फाइनेंशियल लॉस हुआ। दूसरा क्या होता है? कैन बी से उसकी क्वालिटी पे इम्पैक्ट पड़ता है, क्वालिटी रिड्यूस हो जाती है करोड़ होने पे। कैन बी से दिस, एग्जैक्टली, फाइनेंशियल लॉस होता है, क्वालिटी रिड्यूस हो जाती है। उसके बाद केमिकल रिएक्शंस जो होते हैं इन मेटल्स पे, वो सरफेस को है ना बहुत ज्यादा ब्लीच कर देते हैं, जिसकी वजह से, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने आपको पंचधातु का कल एग्जाम्पल दिया, राइट? ये पंचधातु के क्यों बनाए जाते हैं, ताकि वो करोजन से दूर रहे। ओके, तो ये जो उसकी क्वालिटी भी रिड्यूस कर देता है, फाइनेंशियल लॉस क्रिएट कर देता है सबके लिए, और क्या कर देता है, और एनवायरमेंट पे भी इम्पैक्ट कर देता है, राइट? क्योंकि इन सारे कंस्ट्रक्शन के लिए हमको बहुत सारा मटेरियल भी जमा करना पड़ता है, सो इनडायरेक्टली ये एनवायरमेंट को इसमें ड्रैग कर लेता है, ठीक है। तो ये तो था हमारा करोजन वाला पार्ट। नाउ हाउ वी कैन प्रिवेंट करोजन। तो प्रिवेंट करोजन कैसे कर सकते हैं आप, कौन कौन से लोकल मेथड्स है, कॉमन मेथड जिसमें हम करोजन को प्रिवेंट करते हैं? अभी इसके लिए आप लोग आंसर कर सकते हैं, दिस इज वेरी इजी, एवरीबडी इज गोइंग टू राइट डाउन देयर पॉइंटर्स। कीवर्ड्स लिखना है आपको, पूरा सेंटेंस नहीं। हाउ टू प्रिवेंट करोजन, रस्टिंग कैसे प्रिवेंट करें?
Excellent. By painting, by oiling, very good. Or excellent. Electroplating, very good. Soham. Oiling, greasing, painting, electropainting, लेयर ऑफ वार्निश आप अप्लाई करते हो, राइट? वार्निशेस होते हैं, लेयर ऑफ ग्रीस, एक्सीलेंट। ये सारी चीजें कोरोजन से प्रिवेंट करते हैं, ठीक है? इसके बाद अभी हम आएंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेथड जो इंडस्ट्रियल लेवल पे यूज किए जाते हैं टू प्रिवेंट आवर कोरोजन। सो आई विल स्टार्ट शेयरिंग माय टेक्स्ट बुक। Is this visible, children, on your end? 1 minute. Visible? Yes. थोड़ा उसको zoom कर देती हूँ मैं, 1 मिनट। This is better? Okay, ठीक है। तो यहाँ पे हमने देखा है, यहाँ पे परमानेंटली वी कैन नॉट कीप आर्टिकल्स, कलर करते रहो, टेम्पररी उसको ग्रीस करते रहो, ऑयल करते रहो, कुछ ना कुछ तो सोल्यूशन उसका निकालना ही पड़ेगा, ठीक है? और हम उस आर्टिकल्स को परमानेंटली प्रोटेक्ट तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन उसकी शेल्फ लाइफ बढ़ा सकते हैं, उसका यूज करने का टाइम बढ़ा सकते हैं, राइट? ताकि उसको कोरोजन ना पकड़े, ये रस्ट ना पकड़े और वो खराब ना हो। तो कोरोजन कैन बी प्रिवेंटेड बाय पुटिंग अ लेयर ऑफ नॉन कोरोडेबल मेथड, ठीक है? अपार्ट फ्रॉम आपका ग्रीस ऑयल वगैरह, हम क्या करेंगे इंडस्ट्रियल लेवल पे, बड़े बड़े इंडस्ट्रियल लेवल पे हम नॉन कोरोडेबल मेटल को, मेटल का लेयर कोरोडेबल मेटल पे चढ़ा देंगे। तो ये एक उसके लिए सुरक्षा कवच जैसा काम करेगा। तो इसके लिए सबसे पहला वे है, हम कितने बहुत सारे वेज यूज कर सकते हैं। सबसे पहला वे है गैल्वेनाइजिंग, ठीक है? गैल्वेनाइज्ड शीट्स आपने सुना होगा ना, कभी सुना है गैल्वेनाइज्ड शीट्स? जब ये सब काम करने के लिए आते हैं कारपेंटर ये लोग, तो ये वर्ड यूज करते हैं बड़ा सा कॉमन, गैल्वेनाइज्ड शीट्स, है ना? सुना है कभी गैल्वेनाइज्ड? सो गैल्वेनाइजिंग इसका मतलब है थिन लेयर ऑफ जिंक इज अप्लाइड टू प्रिवेंट कोरोजन ऑफ आयरन और स्टील। जैसे कि आपके बारिश की सीजन आती है तो हम आयरन या फिर स्टील के पतरे चढ़ा देते हैं, ठीक है? टू प्रिवेंट बहुत ज्यादा ब्रीज और बहुत ज्यादा बारिश की झरने आने के लिए, हम वो प्रिवेंट करने के लिए हम क्या करते हैं, हम आयरन और स्टील के पतरे लगाते हैं। लेकिन आयरन और स्टील भी एक टाइम तक टिक नहीं पाता है, वो भी है ना, पूरा उसका शाइन चला जाता है। और आयरन ऑब्वियसली वो एयर के साथ एक्सपोज होके वो सीधा जंग पकड़ेगा। तो अभी यहाँ पे क्या होगा, आयरन और स्टील के इक्विपमेंट्स को प्रिवेंट करने के लिए जिंक का लेयर चढ़ाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल शाइनिंग आयरन नील्स, पिन्स, ये सारे इसके ऊपर इसका जिंक का लेयर चढ़ाया जाता है। इन दिस मेथड corrosion of zinc occurs first because zinc is more electroplative than iron. तो अगर जंग पकड़ेगा तो पहले जिंक को जंग पकड़ेगा, आयरन तक जाएगा ही नहीं। और जब बाहर से जंग पकड़ना शुरू हो जाएगा जिंक को, तब हमको पता चलेगा कि यस यहाँ पे कोरोजन हो रहा है। तो आयरन तक जाने तक का हम जिंक की प्लेटिंग को रिमूव करके दोबारा उसको प्लेटिंग चढ़ा देंगे, तो ये आयरन तक परसिस्ट होगा नहीं। आर यू अंडरस्टैंडिंग चिल्ड्रन? गैल्वेनाइजिंग क्या होता है, जिंक का कवर चढ़ाया जाता है, ओके? जैसे आप अपनी गाड़ी पे या फिर आप अपने घर के ऊपर ऑयल पेंट का कलर चढ़ाते हो एवरी दिवाली, राइट? टू मेक इट लुक न्यू, टू मेक इट लुक फ्रेश। आप अपनी गाड़ी के ऊपर कवर चढ़ाते हो ताकि स्क्रैचेस ना आए, ठीक है? और बहुत टाइम तक वो सेफ रहे। वैसे ही इन चीज़ों को भी सेफ रखने के लिए गैल्वेनाइजिंग मेथड होता है, जहाँ पे जिंक का कवर आयरन और स्टील पे चढ़ाया जाता है। आफ्टर फ्यू रेनी सीजन जिंक लेयर गोज अवे एंड इनर आयरन गेट एक्सपोज्ड। ऑब्वियसली ये तो होना ही है, एक बार जिंक ये होना शुरू हो गया तो इसमें क्या होता है, जिंक का लेयर चला जाता है और आयरन एक्सपोज हो जाता है एयर के साथ, ठीक है? तो ये है एक तो गैल्वेनाइजिंग प्रोसेस, एक ये प्रोसेस कर सकते हैं, ठीक है? अभी यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे सबसे पहले आयरन के रॉड को कॉस्टिक क्लीनिंग के लिए डाला जाता है,
इस क्लीनिंग के बाद इस प्रोसेस में राइंसिंग होता है, वॉश होता है, फिर उसको पिकलिंग किया जाता है। पिकलिंग मतलब हर जगह से उसको जिंक से कवर किया जाता है, उसको पिकलिंग बोलते हैं। अचार में सब मसाला वसाला डाल के हम उसको मिक्स करते हैं ना, तो वैसे ही इस आयरन रॉड को भी मिक्स किया जाता है। दोबारा उसको राइंस करते हैं, दोबारा उसको वॉश करते हैं, और यहाँ पे फ्लक्स सोल्यूशन होता है, उसके अंदर ये आयरन को रॉड को डुबो देते हैं। ठीक है, इसको डुबोने के बाद अभी इसके ऊपर कोटिंग तो चढ़ गई है, ठीक है, तो अब इसको ड्राई करने के लिए रखेंगे। ये ड्राई होने के बाद इसको जिंक का बाथ देंगे, मतलब जिंक के सोल्यूशन में डुबाएंगे, और फिर उसको कूल करने के लिए रखेंगे। और कूल करने के बाद इसका इंस्पेक्शन होगा कि इसकी कोटिंग बराबर हुई कि नहीं। इसको बोलते हैं गैल्वेनाइजिंग प्रोसेस। इज दिस प्रोसेस क्लियर विद एवरीबॉडी चिल्ड्रन? यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? नहीं, ठीक है। Now we will go to another process. 1 minute, children. 1 minute. 1 minute. ओके ओके, अभी हम आते हैं नए प्रोसेस पे, दैट इज कॉल्ड एज टिनिंग। ओके, अब टिनिंग नाम से आपको क्या पता चलता है? टिनिंग मतलब क्या होगा? टिनिंग में क्या होता होगा? व्हाट डू यू मीन बाय टिनिंग? एनीबडी कुछ आइडिया? टिनिंग कभी डेली लाइफ में सुना है? अप्लाइंग लेयर ऑफ टिन। ओके, बट व्हाट इज टिन? टिन क्या है? It is applying layer of tin, as Maitre said. Tin is nothing but it is a mixture of copper and a brass. ठीक है, कॉपर और ब्रास के मिक्सचर को हम टिन बोलते हैं। तो इस मेथड में क्या होता है, लेयर ऑफ मोल्टन टिन इज डिपॉजिटेड ऑन द मेटल। इसको हम लोकल लैंग्वेज में खालहाई भी बोलते हैं। ये ग्रीनिश कलर का लेयर होता है जो कॉपर और ब्रास का बनता है। ठीक है, ये ग्रीनिश कलर का लेयर पॉइजनस होता है। क्यों कभी पॉइजनस होता है? इफ बटर मिल्क और करी इज प्लेस्ड इन सच अ वेसल इट गेट्स स्पॉइल्ड। टिनिंग इज डन टू प्रिवेंट ऑल सच डैमेजेस। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल अगर बटर मिल्क, जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था कि अगर आपने टिन के वेसल में बटर मिल्क या फिर आपने करी प्लेस किया, या फिर आपने समझ लीजिए आप एल्यूमिनियम के वेसल में नींबू को ज्यादा टाइम तक प्लेस कर रहे हैं, तो वहां पे ब्लीचिंग इफेक्ट होता है। और आपके बटर मिल्क में, छाछ में या करी में ये कंटेंट होता है, क्या बोलते हैं, मिल्क का कंटेंट होता है, लैक्टोज का कंटेंट। तो वो क्या करता है, वो केमिकली रिएक्ट करता है मेटल के साथ। तो ये वाला इफेक्ट प्रिवेंट करने के लिए टिनिंग करते हैं। ओके, तो एल्यूमिनियम के मेटल को टिन करते हैं। सबसे बेस्ट एग्जांपल आई वुड लाइक टू गिव यू इज कोको कोला का कैन। एरेटेड ड्रिंक के कैन्स जो होते हैं, पता है, उसको जब आप फोड़ते हैं तो फट करके आवाज आती है। डू यू एग्री विथ मी चिल्ड्रन? ओके, और उसके अंदर बहुत ज्यादा मतलब जो ये एरेटेड ड्रिंक प्रेजेंट होता है,
या आप ये समझ लो छाछ का कैन समझ लो, वो भी कैन के अंदर जब भी प्रेजेंट होता है, जब भी उसको ऐड करते हैं, तो ये जो है वो लॉन्ग टर्म तक रह सकता है उसके अंदर। अदरवाइज अगर टिनिंग नहीं किया ऐसे वेसल्स के अंदर तो उसमें स्पॉइल होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, और वो लॉन्ग टर्म तक रहने से उससे क्या होता है, डाइजेशन की प्रॉब्लम होगी, फूड पॉइजनिंग होगा। तो ये टिनिंग प्रोसेस इसके लिए किया जाता है। ओके, इसके बाद हम आएंगे नेक्स्ट प्रोसेस पे, दैट इज एनोडाइजेशन। एनोडाइजेशन में क्या होता है, metals like copper, aluminium are coated with with a thin and a strong layer of oxides by means of electrolysis. एनोडाइजेशन का वर्ड से ही मतलब पता चल रहा है आपको। एनोड, एनोड का मतलब क्या है, एनोड का मतलब क्या है, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, राइट, एंड कैथोड का मतलब है नेगेटिव इलेक्ट्रोड, राइट। सो एनोडाइजेशन के ऊपर ये जो पॉजिटिव आयंस जो है वो अट्रैक्ट हो जाते हैं। तो इन दिस मेथड इसमें क्या होता है, मेटल्स लाइक कॉपर, एल्यूमिनियम, दे आर कोटेड विथ थिन एंड अ स्ट्रॉन्ग लेयर ऑफ देयर ऑक्साइड्स बाय मींस ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। ठीक है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट पास करके इनको कोटिंग चढ़ाई जाती है। फॉर दिस कॉपर और एल्यूमिनियम आर्टिकल इज यूज्ड एज अ एनोड। ठीक है, एनोड के यहाँ पे जो हमने पहले ग्रेफाइट यूज किया था ना पहले वाले प्रोसेस में एल्यूमिनियम के, यहाँ पे हम कॉपर या फिर हम एल्यूमिनियम को यूज करेंगे। As this oxide layer is strong and uniform all over the surface, it is useful for the prevention of corrosion of the metal. जब इलेक्ट्रिक करंट पास होगा तो एनोड जो है अपना कॉपर या फिर एल्यूमिनियम का कोटिंग उस मेटल के ऊपर चढ़ा देगा। कैन यू सी इन द इमेज, ये देखिए सारे के सारे कोटिंग के साथ चार्ज भी पास कर रहे हैं। आर यू गेटिंग चिल्ड्रन, एवरीबडी? यस, बस। तो यहाँ पे ये अपने आप के जो ये होते हैं चार्जेस होते हैं अलोंग विद इट्स कोटिंग, वो पास किया जाता है। नाउ फॉर एग्जांपल व्हेन एल्यूमिनियम is anodized, the thin layer of aluminum oxide is formed. ठीक है, it obstructs the contact of aluminum with oxygen and water. This prevents further oxidization. जब एल्यूमिनियम को हमने यहाँ पे ऑक्सीडाइज किया था, एल्यूमिनियम ऊपर ऑप्टेन करने के टाइम पे, तो एल्यूमिनियम क्या हुआ था, इसने ऑक्सीजन और वाटर का कांटेक्ट अवॉइड किया था। ऑक्सीडेशन मतलब पानी या वो ऑक्सीजन को रिमूव करना, है ना। तो यहाँ पे उन्होंने वो कांटेक्ट अवॉइड किया था। दिस प्रोटेक्शन कैन बी फर्दर इंक्रीज बाय मेकिंग ऑक्साइड लेयर थिकर यूजिंग एनोडाइजेशन। और ज्यादा उसका एनोड के ऊपर आप जितना प्योर एल्यूमिनियम या फिर कॉपर डिपॉजिट करोगे उतना स्ट्रॉन्ग एनोडाइजेशन होगा। ठीक है, यहाँ तक सभी को क्लियर है चिल्ड्रन? यहाँ पे किसी को कोई दिक्कत नहीं है? कैन वी गो टू नेक्स्ट दिस, दैट इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोप्लेटिंग। यस, इलेक्ट्रोप्लेटिंग सबसे इजी मेथड है, ये हम डेली लाइफ में भी करते हैं। कोई भी ज्वेलरी को प्लेट करना हो, सिल्वर ज्वेलरी को गोल्ड प्लेटिंग करनी है, गोल्ड ज्वेलरी को प्लैटिनम प्लेटिंग करनी है, या फिर आपके स्टील को सिल्वर की प्लेटिंग चढ़ा देनी है, ओके, तो इसको इलेक्ट्रोप्लेटिंग की प्रोसेस में डाल देते हैं। दिस मेथड हैज अ लेस रिएक्टिव मेटल विच इज कोटेड विथ मोर रिएक्टिव मेटल बाय द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। ठीक है, जैसे कि आपका सिल्वर है तो उसको आपने एल्यूमिनियम के साथ कोट कर दिया। ठीक है, तो सिल्वर प्लेटेड स्पून्स, गोल्ड प्लेटेड ऑर्नामेंट्स आर एग्जांपल्स ऑफ इलेक्ट्रोप्लेटिंग। ठीक है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रोप्लेटिंग में क्या होता है, आपकी जो चीज जो 100% गोल्ड नहीं है उसको आप गोल्ड बना सकते हो टेम्पररी फॉर द पर्पज ऑफ डेकोरेशन बाय प्लेटिंग इट अराउंड, उसके अराउंड कवर चढ़ा के। इज दैट क्लियर चिल्ड्रन? ठीक है, अब आते हैं अलॉइंग। इलेक्ट्रोप्लेटिंग इज डिफरेंट, इसमें इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रॉन्स जो है वो पास होते हैं, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ये डिफरेंट है। और अलॉइंग इज डिफरेंट। अलॉइंग में क्या होता है, majority of metallic substances used presently are in the forms of alloys. The main intention behind this is to decrease the intensity of corrosion of metal. The homogeneous mixture formed by mixing a metal with other metals or non-metals is certain proportion and it is called as a alloy. इसमें क्या होता है, एक से ज्यादा मेटल्स प्रेजेंट होते हैं ताकि ये रस्ट ना हो। For example, bronze is an alloy formed by 90% of copper and 10% of tin. Bronze medal जो होते हैं सभी को याद है, bronze medals,
तो ब्रॉन्ज इज नथिंग बट इट इज अलॉय जिसमें 90% कॉपर होता है और 10% टिन होता है. ओके, नाउ ब्रॉन्ज स्टैचूज डू नॉट गेट अफेक्टेड बाय सन एंड रेन बिकॉज इसके अंदर दोनों मिक्सचर प्रेजेंट होते हैं, तो ये सन और रेन से ज्यादा खराब नहीं होते. जैसे मैंने आपको सबसे बेस्ट एग्जांपल दिया था पंचधातु का, इफ यू रिमेम्बर. डू यू अग्री विथ मी? पंचधातु में 5 अलग अलग एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं जिसकी वजह से उसके ऊपर रेन, सन, ओके, चेंजिंग क्लाइमेटिक कंडीशंस ये अफेक्ट नहीं कर पाते हैं, तो उसकी शाइन काफी सालों तक रहती है. ओके, तो पंचधातु इज आल्सो अलॉय. Coming here, so the homogeneous mixture, okay, bronze statues do not get affected by sun or rain. Stainless steel does not get stains with air or water and also does not rust. Stainless steel भी एक तरह का alloy है, ठीक है. इसमें क्या क्या प्रेजेंट होता है? 74% आयरन होता है, 18% क्रोमियम होता है और 8% कार्बन होता है. इन तीनों के प्रेजेंट होने की वजह से ये क्या लॉन्ग टाइम तक एयर और वाटर के कांटेक्ट में आने के बाद भी शाइन करता है. सो इन रिसेंट टाइम्स वेरियस टाइप्स ऑफ अलॉयज आर यूज्ड फॉर मिंटिंग द कॉइन्स. तो ये सारे जो कॉइन्स है आपके, उसके ऊपर अलग अलग अलॉयज यूज किए जाते हैं. अगर आपने नोटिस किया होगा, आपके प्रीवियस जो कॉइन्स थे वो आइदर एल्यूमिनियम के होते थे या पित्तल के होते थे. ओके, जो पता है, इफ यू रिमेम्बर, अगर आपको पता है, आई डोंट नो, या फिर आप ये बात डिस्कस कर सकते हो आपके पेरेंट्स के साथ. जब भी आप कोई नदी से पास करते थे तो वहां पे पता है कॉइन डालते थे सभी नदी में. कोई नारियल डालते थे, कोई कॉइन डालते थे नदी में. इफ यू रिमेम्बर, याद है किसी ने किया है ऐसा? यस चिल्ड्रन, यस, नो, से समथिंग. नो? अच्छा, आप अपने पेरेंट्स के साथ आज ये बात डिस्कस करेंगे. तो इसका साइंटिफिक रीजन क्या है? पहले के टाइम पे जब भी है ना नदी से हम पास होते थे, मे बी ड्यूरिंग माई जनरेशन और मेरी जनरेशन के पहले, ओके, तो यहाँ पे जब ये लोग नदी से पास होते थे तो ये आइदर है ना उसको बड़ी नदी होती थी जैसे यमुना, गोदावरी, गंगा, ऐसे सारी बड़ी नदी से पास होते थे या छोटी नदी से पास होते थे. तो गिव इट अ ट्रिब्यूट. ट्रिब्यूट मतलब उस नदी को रिस्पेक्ट देने के लिए या उस नदी को थैंकफुलनेस बोलने के लिए ये आइदर एक कॉइन डाल देते थे नदी में या कोई नारियल डाल देता था. ठीक है, अभी तो सब कचरा डाल देते हैं नदी में, वो बात अलग है, लेकिन पहले ये दो चीजें डालते थे. इसका रीजन क्या होता था? पहले की कॉइन्स जो होते थे वो आपके पित्तल के कॉइन्स हुआ करते थे, तो ये कॉपर के कॉइन्स हुआ करते थे, ब्रास के कॉइन्स हुआ करते थे. तो ये पानी में जाके पानी को प्यूरिफाई करने का काम करते थे. ठीक है, ऐसे बहुत सारी नदियां हैं जहाँ पे बेस में बहुत सारे कॉइन्स आपको मिलेंगे आज भी. तो ये पानी को अपने चार्जेस देके इलेक्ट्रॉन्स पास करके पानी को प्यूरिफाई करते थे, जिससे एक्वेटिक लाइफ भी बेनिफिट होती थी. जो पानी में रहने वाले फिशेस, एनिमल्स थे, वो भी उससे बेनिफिट होते थे, उनको भी प्योर पानी मिलता था. और नारियल जो होता था वो डालते थे, तो ये नारियल क्या करता था? फ्लोट हो के, ठीक है, फ्रूट या नारियल कोई भी, ये फ्लोट हो के कोस्टल एरिया पे जाके सेटल हो जाता था. बैंक्स ऑफ रिवर्स, रिवर के कोने में या रिवर के बैंक पे, वहां पे जाके सेटल होता था. वो वहां पे भीग भीग के सॉइल के कांटेक्ट में आके वहां पे नारियल के पेड़ बनते थे. तो ये एक प्लांटेशन के लिए भी हेल्प करता था और ये वाटर को प्यूरिफाई करके रखने के लिए भी हेल्प करता था. ओके, तो इसलिए पहले के जमाने में लोग ऐसा करते थे. जब भी एज अ रिस्पेक्ट टू रिवर, के रिवर ने हमको वे दिया पास करने के लिए, क्या बोलते हैं, जल देवता को रिस्पेक्ट करने के लिए ये दो चीजें करते थे, जो इन टर्न एनवायरनमेंट को बहुत बेनिफिशियल होती थी. अब तो हम घर का सारा कचरा नदी में डाल देते हैं. ओके, कोई भी फेस्टिवल हो उसका डेकोरेशन भी नदी में जाता है. आफ्टर एवरी फेस्टिवल यू विल सी नदी वहां पे पोल्यूटेड होती है. ओके, आर यू गेटिंग माय पॉइंट चिल्ड्रन? यस एवरीवन, ठीक है. नाउ कमिंग बैक टू योर अलॉइंग. तो पहले के जो कॉइन्स होते थे वो भी अलॉयड होते थे, लेकिन वो ब्रास और कॉपर से अलॉयड होते थे. बट अभी इतना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अभी इंक्रीजिंग डिमांड है. अगर ब्रास और कॉपर के कॉइन्स यूज करेंगे तो बहुत महंगा पड़ेगा. तो अभी स्टेनलेस स्टील के कॉइन्स को अलॉय किया जाता है.
अगर अभी के कॉइन्स आप देखेंगे तो इस तरह के है, उसके ऊपर शाइन भी है क्योंकि उसको अलॉय किया जाता है। अलग अलग जगह पे ये कॉइन्स जाते हैं, अलग अलग एयर के कांटेक्ट में आते हैं, तो उसके ऊपर रस्टिंग प्रिवेंट करने के लिए इसको अलॉय किया जाता है। ठीक है, so when one of the metals is in an alloy is mercury, the alloy is called as amalgam. ओके, अगर अलॉइंग प्रोसेस में एक मर्क्यूरी होगा तो उस प्रोसेस को अमेलगम बोलते हैं। फॉर एग्जांपल सोडियम अमेलगम, सोडियम और मर्क्यूरी का मिक्सचर, जिंक अमेलगम, जिंक और मर्क्यूरी का मिक्सचर, एक्सेट्रा। सिल्वर अमेलगम वाज अर्लियर यूज्ड बाय डेंटिस्ट। जो आपके नकली दांत होते थे बिठाने के लिए, सिल्वर के दांत, तो वो सिल्वर अमेलगम से बनाते थे, सिल्वर और मर्क्यूरी का मिक्सचर। ठीक है, गोल्ड अमेलगम इज यूज्ड फॉर एक्सट्रैक्शन ऑफ गोल्ड, गोल्ड को एक्सट्रैक्ट करने के लिए। ठीक है, अभी आप बोलोगे मर्क्यूरी तो हार्मफुल है, लेकिन वो एकदम टाइनी क्वांटिटी में यूज करते थे ताकि वो सिल्वर का आपका दांत जो है डेंटिस्ट, वो उसको एक प्रोसेस के लिए यूज कर सके। ठीक है, विद दिस वी आर कंप्लीटिंग दिस चैप्टर ऑफ आवर्स। एनी डिफिकल्टी यहाँ तक? अमेलगम इज नथिंग, अमेलगम इज मर्क्यूरी और पर्टिकुलर इसका मिक्सचर। अमेलगम इज अ कोटिंग ऑफ मर्क्यूरी। Okay, I hope I answered your question, Soham. यहाँ तक किसी को कोई डाउट है चिल्ड्रन? Shall we begin with next chapter, children? Last chapter है ये हमारा, अब जो शुरू करेंगे वो। Okay. अब यहाँ तक तो हो गया है। Before I begin with another chapter, I just want everybody to tell me, हमने कोई चैप्टर मिस किया है अभी तक? कोई चैप्टर हमने मिस किया है क्या? सारे चैप्टर्स हो गए हैं? इसमें कोई भी चैप्टर में आपको डिफिकल्टी है समझने के लिए? नो, पक्का? ठीक है, अभी वी आर ओनली लेफ्ट विथ कार्बन, आई गेस, राइट? एक मिनट, आ गया कार्बन कंपाउंड्स, राइट? और स्पेस मिशन तो सर ने आपको करा दी है, राइट? एवरीबडी गुड? स्पेस मिशन सर ने करा दी है, राइट? यस और नो, से समथिंग क्विकली, क्योंकि कार्बन वाला चैप्टर थोड़ा बड़ा है, थोड़ा नहीं, थोड़ा ज्यादा बड़ा है। कार्बन कंपाउंड्स, ओके। सो स्पेस मिशन करा दी है, यस? एवरीवन यस? चिल्ड्रन आई वोंट रिप्लाई, मुझे कैसे पता चलेगा कितना हुआ? नहीं किया है? स्पेस मिशन हो गया है ना, स्टार्टिंग में हुआ होगा। आर यू श्योर? अच्छा, सोहम इज न्यू। धीरज आप बता दीजिए, आप स्टार्टिंग से थे ना? धीरज, धीरज मैत्रेय, आप पहले से थे ना? आप बता दीजिए स्पेस मिशन। नॉट डन, एक मिनट। हाँ, वन मिनट चिल्ड्रन, एक मिनट। चलो ठीक है। इन द मीन टाइम मैंने मैम यूट्यूब वीडियोस एंड लेक्चर्स मैंने चेक किया है, तो उसमें मुझे नहीं दिखा है। आई थॉट इट इज नॉट अपलोडेड। शायद सर ने लिया होगा और शायद तभी अपलोड नहीं किया होगा, इसके लिए मैंने फिर सोचा मैं आपसे एक बार कंफर्म भी कर लूं। तो आप एक बार फाइंड आउट करके मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। आई एम देयर इन द 10th स्टैंडर्ड का ग्रुप। ओके, माय लेक्चर इज ओनली फर्स्ट ऑन यूट्यूब।
ठीक है, मैंने मैम को मैसेज कर दिया है, वी विल वेट फॉर मैम टू रिप्लाई। तब तक हम कार्बन वाला शुरू कर देते हैं। ठीक है, कार्बन फिनिश कर देते हैं, ये थोड़ा बड़ा चैप्टर है, उसके बाद हम स्पेस मिशंस पे आएंगे। ठीक है, चलो, सो कमिंग बैक टू आवर कार्बन वाला लेसन, शेयरिंग माय स्क्रीन अगेन। यस, ठीक है, देयर वी गो। सो कार्बन कंपाउंड्स में बॉन्ड्स एंड कार्बन्स हम पढ़ने वाले हैं, कौन कौन से अलग बॉन्ड्स होते हैं कार्बन में। कार्बन, इसको वर्सेटाइल एलिमेंट क्यों बोला गया है? कार्बन के अलग अलग ग्रुप्स जैसे कि हाइड्रोकार्बन, फंक्शनल ग्रुप और होमोलोगस सीरीज। होमोलोगस सीरीज क्या होता है वो भी देखेंगे। नोमेनक्लेचर ऑफ कार्बन कंपाउंड्स, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन और मैक्रोमोलिक्यूल्स एंड पॉलीमर्स। ठीक है, ये सभी हम देखेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले बिगिन करेंगे, हम जानेंगे कि व्हाट आर कार्बन कंपाउंड्स। जितना हमको पता है अब तक का, वी नो कार्बन इज प्रेजेंट इन नेचर इन अ फ्री फॉर्म, राइट। अगर कार्बन को ऑक्सीजन के साथ कंबाइन किया गया तो कार्बन डाइऑक्साइड बन जाता है। ओके, दो मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन के साथ कंबाइन किया तो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, और सिंगल मॉलिक्यूल के साथ कंबाइन किया तो कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगा, राइट। दूसरी बात है, इट इज इन द प्रीवियस स्टैंडर्ड हमने क्या देखा था, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। नाउ बिफोर बिगिनिंग विद ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स, लेट मी टेल यू, आपके जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स रहेंगे वो सारे कार्बन बेस्ड रहेंगे, इसलिए उसका नाम है ऑर्गेनिक। इवन ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इज डेडिकेटेड टू दिस, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, एनालिटिकल केमिस्ट्री। ठीक है, तो इसमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होता है, जो सभी कार्बन से रिलेटेड, कार्बन बेसिस पे जितने सारे होते हैं उसकी स्टडी होती है। इनऑर्गेनिक जिसमें कार्बन बेस होता नहीं है। ठीक है, एनालिटिकल केमिस्ट्री बेस्ड ऑन ऑल द प्रोसीजर्स, जो केमिकल रिएक्शन के प्रोसीजर्स और एनालिसिस और क्या बोलते हैं प्रैक्टिकल प्रोसीजर्स होते हैं वो होता है। ठीक है, सो कमिंग बैक हियर, एक्सेप्ट मटेरियल्स फैब्रिकेटेड फ्रॉम मेटल एंड ग्लास सॉइल, several other metals from foodstuffs to fuels are made up of organic compounds. The essential elements in all organic compound is carbon, इसलिए उसको ऑर्गेनिक बोलते हैं क्योंकि उसका बेस एलिमेंट क्या है, कार्बन। क्या आप लोगों ने ये मेथड सुना है कार्बन डेटिंग? आप लोगों ने मेथड सुना है कार्बन डेटिंग का? यस, कार्बन डेटिंग में क्या होता है, जो हमारे फॉसिल्स होते हैं हजारों साल पुराने, मिलियंस ऑफ ईयर्स पुराने, उनका कार्बन कंटेंट चेक किया जाता है। ओके, तो उसको कार्बन डेटिंग बोलते हैं। क्योंकि वो के ऑर्गेनिक होते हैं तो उस फॉसिल में हमको कार्बन के ट्रेसेस मिलते हैं, उस कार्बन की एज भी, ओके, एक प्रोसेस होता है जिसे कार्बन डेटिंग बोलते हैं, उसकी एज निकाली जाती है, एस्टिमेटेड एज, अप्रोक्सीमेट एज निकाली जाती है एस्टिमेशन के साथ, एक्यूरेट नहीं होता है। ठीक है, yes we can calculate the age of fossil by using carbon dating method. ये तो कितना जूना है, कितना पुराना है, तो उससे बहुत सारी स्टडी भी कर सकते हैं हम कि हिस्ट्री में हुआ क्या था। ठीक है, so that is because of the carbon present. About 200 years back, it was believed that organic compounds are obtained directly or indirectly from the organisms. However, after synthesis of organic compound, urea from the inorganic compound, okay, in the laboratory, the organic compounds received a new identity called as carbon compounds. ठीक है, जैसे कि बहुत सारा सिंथेसिस किया, ऑर्गेनिक कंपाउंड यूरिया फ्रॉम इनऑर्गेनिक कंपाउंड इन लेबोरेटरी मेथड, उन्होंने नोटिस क्या किया, ये यूरिया वगैरह छोड़ के बहुत ज्यादा कार्बन कंपाउंड प्रेजेंट है, तो इनऑर्गेनिक कंपाउंड को कार्बन कंपाउंड्स भी बोले जाते हैं। ऑल द कंपाउंड्स having carbon as an constituent element are called as organic compound. जिसके अंदर कार्बन के ट्रेसेस है, जिसके अंदर कार्बन प्रेजेंट है, छोटा मोटा सब टाइप का कार्बन प्रेजेंट है, उसे हम ऑर्गेनिक कंपाउंड बोलेंगे। द कंपाउंड्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बाइड सॉल्ट्स, कार्बोनेट सॉल्ट्स एंड बाइकार्बोनेट सॉल्ट्स आर एक्सेप्शन हियर, दे आर इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स ऑफ द कार्बन। ठीक है, हमारी जो कार्बन डाइऑक्साइड की गैस, कार्बन मोनोऑक्साइड इनकम्प्लीट गैस, कार्बाइड सॉल्ट्स, कार्बोनेट, ये सारे जो है वो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स है। इसका रिजल्ट क्या है, आपका कार्बन जो है यहाँ पे प्रोसेस में जाता है, दैट वी विल सी इट।
ओके, अभी कार्बन कंपाउंड्स और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में कॉमन क्या होता है? सबसे पहली चीज जो कॉमन होती है वो होती है बॉन्ड फॉर्मेशन। ओके, कोई भी केमिकल प्रोसेस में बॉन्ड फॉर्मेशन बहुत ही अहम प्रोसेस होती है, जो पहले उस बोलते हैं ना उस एलिमेंट को स्ट्रक्चर देती है। सो वी हैव लर्नड अबाउट आयोनिक कंपाउंड्स इन प्रीवियस चैप्टर। हमको पता है आयोनिक कंपाउंड्स, अभी पहले वाले चैप्टर में पढ़ा था ना, व्हाट इज आयोनिक कंपाउंड्स, व्हाट आर आयोनिक कंपाउंड। इससे पहले वाले चैप्टर में पढ़ा था व्हाट आर आयोनिक कंपाउंड चिल्ड्रन। आयन बेस्ड कंपाउंड, हिंट मैंने आपको दे दिया है। आयोनिक कंपाउंड्स आर आयन बेस्ड कंपाउंड्स, ION, आयन बेस्ड कंपाउंड्स। कौन से आयन होते हैं यहाँ पे? कौन से आयन होता है बच्चा? यस चिल्ड्रन, एवरीबडी इज गोइंग टू आंसर, कोई चुप नहीं बैठेगा और कोई पेज टर्न नहीं करेगा। जो आपको समझ में आता है वो बता दो। आयोनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं? कम ऑन। इफ यू डू नॉट आंसर, हम यहीं पे रुकेंगे, हम कुछ नहीं करेंगे। यस, एक्सीलेंट। जिस कंपाउंड में कैटायन और एनायन होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिवली चार्ज रेडिकल्स होते हैं, उसको हम आयोनिक कंपाउंड बोलते हैं। और आयोनिक कंपाउंड्स हैव अ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बिकॉज ऑफ ऑपोजिटली चार्ज रेडिकल्स, राइट? कम ऑन चिल्ड्रन, ऐसे कैसे? वेरी गुड सोहम। सो यहाँ पे आयोनिक कंपाउंड्स जो है वो हमने प्रीवियस चैप्टर में पढ़े थे। वी हैव सीन दैट आयोनिक कंपाउंड्स हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स एंड दे, क्योंकि उनके अंदर बॉन्ड फॉर्मेशन स्ट्रॉन्ग होता है तो उनके मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई और बहुत बॉइलिंग पॉइंट भी हाई होगा। दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी because of presence of positive and negative ions in the molten and dissolved state. We have also seen that these properties of ionic compounds are explained on the basis of ionic bonds in them. उनके बीच में जो ionic bond है उसके ऊपर उसकी ionic property based होती है। अब इस टेबल में कुछ बताया गया है which is showing melting and boiling points of few of the carbon compounds, and these are हायर वैल्यूज और लोअर वैल्यूज एज कम्पेयर टू आयोनिक कंपाउंड्स हम फाइंड आउट करेंगे। इसमें जनरली एक कॉमन रूल क्या है? मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ कार्बन कंपाउंड आर फाइंड टू बी लोअर देन 300 डिग्री सेल्सियस। फ्रॉम दिस वी अंडरस्टूड दैट इंटरमोलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्सेस आर वीक इन कार्बन कंपाउंड्स। हमने आयोनिक कंपाउंड्स में 2000 डिग्री सेल्सियस का भी मेल्टिंग पॉइंट देखा है, राइट? एल्यूमिनियम का। बट यहाँ पे 300 डिग्री से कम है सबका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट। इफ यू सी दिस, क्लोरोफॉर्म 61, 64 माइनस, इथेनॉल 117, 78, मीथेन 183, 162, एसिटिक एसिड 1780। ओके, तो इन वैल्यू से हमें पता चल गया है कि इनके बीच में कार्बन का फोर्स है। ये जो कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, ये सारा बॉन्डिंग जो है, अट्रैक्शन का बॉन्ड, वो वीक है। ठीक है, वीक है मतलब ये इजीली ब्रेक हो सकता है। इन प्रीवियस स्टैंडर्ड ऑन टेस्टिंग द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ कार्बन कंपाउंड्स, 9th स्टैंडर्ड में, ग्लूकोज और यूरिया हमने ऑब्जर्व किया था दैट दे आर नॉट इलेक्ट्रिकल कंडक्टर्स। ग्लूकोज और यूरिया को हमने टेस्ट किया था इलेक्ट्रिसिटी पास करके, तो वहां पे इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं हुई थी, बल्ब ग्लो नहीं हुआ था, तो हमको पता चल गया था कि दे आर नॉट इलेक्ट्रिकल कंडक्टर्स, वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर पाते हैं। जनरली मोस्ट ऑफ द कार्बन कंपाउंड्स आर फाउंड टू बी बैड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जितने सारे कार्बन कंपाउंड्स है वो मोस्टली सब बैड कंडक्टर्स रहेंगे। सबसे बेस्ट एग्जांपल अगर आपने देखा है, प्रीवियस चैप्टर में ही देखा होगा, एल्यूमिनियम को एक्सट्रैक्ट करते वक्त ग्रेफाइट रॉड्स। यस, ग्रेफाइट रॉड में इलेक्ट्रिकल करंट पास होता है लेकिन ग्रेफाइट को चार्जेस नहीं आते हैं इलेक्ट्रिसिटी के, इसीलिए हमने एल्यूमिनियम के एक्सट्रैक्शन प्रोसेस में लिया था ग्रेफाइट को, ताकि वो अननेसेसरी केमिकल रिएक्शन ना करे। ओके, क्योंकि वो इलेक्ट्रिसिटी को पास नहीं करेगा अपने इसमें से, वो क्या करेगा, अपने चार्जेस को पास करेगा। तो ग्रेफाइट रोड्स आर पार्ट ऑफ कार्बन कंपाउंड्स एंड दे आर द बैड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी।
From it we understand that structure of most of the carbon compounds lack ionic bonds. इसके टेम्परेचर मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट से और इनके वीक फोर्सेस से हमें ये पता चल रहा है, इनके इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट ना करने की प्रॉपर्टी से हमें ये भी पता चल रहा है कि इनका आयोनिक बॉन्ड इनके अंदर लैक होता है, इनके अंदर प्रॉपर आयोनिक बॉन्ड प्रेजेंट नहीं होता है. It means that chemical bonds in carbon compounds do not produce ions. इसके अंदर में से आयंस नहीं निकलेंगे. ये इथेनॉल, क्लोरोफॉर्म, मीथेन ये आयंस प्रोड्यूस नहीं करेंगे. ओके, इसके बाद हम यहाँ पे आते हैं. इन प्रीवियस स्टैंडर्ड्स हमने एक और चीज पढ़ी थी, दैट इज अबाउट रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंड वैलेंसी ऑफ एन एलिमेंट. अगर आपने कार्बन को ध्यान से देखा है तो हमने ये भी पढ़ा था प्रीवियस स्टैंडर्ड में, ठीक है, कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है और वैलेंसी ऑफ एन एलिमेंट, एंड ऑल्सो बट आयोनिक कंपाउंड्स एंड कोवैलेंट बॉन्ड्स. अगर आपको याद है 9th स्टैंडर्ड में हमने कार्बन वाले चैप्टर में ही पढ़ा था कोवैलेंट और आयोनिक बॉन्ड्स, राइट? यस और नो? अभी आपको रिवाइज करके मुझे नेक्स्ट सेशन में बताना है कोवैलेंट बॉन्ड्स क्या होते हैं. आयोनिक तो क्लियर हो गया. Let's see at the background of electronic configuration of carbon and covalent bonds, how they are formed. ठीक है, कार्बन एटम क्या अपनी नंबर क्या करता है, C6. इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 2 and 4. नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन द शेल जो वो शेयर कर सकता है, दैट इज 4. नियर बाय नोबल गैस जिसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को वो पहुंचना चाहता है, हीलियम या फिर नियॉन, दैट इज 2 और 8. ठीक है, अब ये कहाँ से आया, कैसे आया? फॉर दैट यू नीड टू गो एंड सी पीरियोडिक टेबल. ओके, आई विल जस्ट ओपन पीरियोडिक टेबल राइट अवे. यहीं पे मैं आपको बता देती हूँ. ओके, there we go. I'm sharing my screen again. One minute. Just I'll share my entire screen this time. Okay. तो यहाँ पे अगर आप देख पा रहे हो पीरियोडिक टेबल में, कैन यू सी दिस कार्बन हियर? कार्बन. तो ये कार्बन का अगर आप देखोगे 2 and 4 इज इज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. इसका नंबर है, एटॉमिक नंबर 6 है. ठीक है, और ये नियरेस्ट नोबल गैस किसे अचीव करेगा? आइदर हीलियम को अचीव करेगा या नियॉन को अचीव करेगा. ये वाली नियरेस्ट नोबल गैस है. ओके, इज दिस क्लियर एवरीबडी यहाँ तक? माई कार्बन डजंट गेन इलेक्ट्रॉन्स. ओके, आई विल कम टू इट. कार्बन डजंट गेन इलेक्ट्रॉन, आई विल कम टू इट. मैं आपको बताती हूँ इसका. ठीक है, ओके. नाउ यहाँ पे अगर आप देखोगे ग्रीन वाले, if I scroll on green, you can see carbon is one of the reactive non-metal. Okay, ये reactive है लेकिन it is coming in the category of non-metals. Okay, यहाँ तक सभी को clear है children? ठीक है. Coming back to our carbon वाला table, we have seen the driving force behind the formation of bond by an atom is to attain the stable electronic configuration of nearby noble gas and obtain the stability. As the valence shell of carbon atom contains 4 electrons, there can be many alternative routes to attain a noble gas configuration. क्योंकि ये 4 है और noble gas का last configuration क्या है? 8 है और ये even number है. ठीक है, तो बहुत सारे options हो सकते हैं. आइदर हीलियम का ये अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स को दे भी सकता है किसी को, या ये किसी से 4 इलेक्ट्रॉन्स ले भी सकता है. अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन्स देगा तो हीलियम का 4 इलेक्ट्रॉन्स दे देगा तो ये हीलियम का अटेंड कर लेगा. ओके, और ये 4 इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट करेगा तो नियॉन का स्टेबिलिटी बना पाएगा. नाउ टू अटेंड द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ नोबल गैस हीलियम बाय लूजिंग वन आफ्टर अनदर शेल 4 इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है, इन दिस मेथड द नेट पॉजिटिव चार्ज ऑन द कार्बन एटम गोज ऑन इंक्रीजिंग ड्यूरिंग द लॉस ऑफ एवरी इलेक्ट्रॉन. जैसे जैसे इसके ऊपर ये एक एक करके इलेक्ट्रॉन लॉस करते जाएगा, किसी और को देते जाएगा, तो इसका जो चार्ज है
पॉजिटिव चार्ज है वो इंक्रीज होगा. ओके, जैसे कि लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था, अगर आप दे रहे हो किसी को, अगर आप डोनेट कर रहे हो तो यू बिकम मोर पॉजिटिव, राइट? यू बिकम मोर पॉजिटिव फॉर दैट पर्सन. अगर आप ले रहे हो किसी से, ओके, किसी से बोरो कर रहे हो, तो इट बिकम्स नेगेटिव. ओके, व्हाई नेगेटिव? बिकॉज यू आर टेकिंग इट फ्रॉम समबडी. तो अगर ये अपना एक एक करके 4 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो ये बहुत ज्यादा पॉजिटिव बनेगा. ठीक है, therefore to lose next electron more energy is required, which makes the task more difficult. Okay, moreover the C4 plus cation that would ultimately form in this process becomes unstable in spite of its noble gas configuration, because it has a small size and high net charge. Therefore carbon atom does not take this route to attain a noble gas configuration. जब ये एक दो तीसरे इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और फोर्थ इलेक्ट्रॉन लूज करने की प्रोसेस में होगा, तो उसको बहुत सारी एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, जो कि इस प्रोसेस में बहुत डिफिकल्ट हो जाती है. तो ये अपने आइडियल नोबल गैस को फॉलो नहीं कर पाता है, जो कि नियॉन है. ओके, यहाँ पे ये आके कमजोर हो जाता है, ये अपने आइडियल को फॉलो नहीं कर पाता है. इसके लिए आइडियल कौन सा है? कार्बन के लिए नियॉन है, सबसे डिफिकल्ट आइडियल है. ठीक है, नाउ टू अटेंड द स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन ऑफ नोबल गैस नियॉन बाय एक्सेप्टिंग वन बाय वन the 4 electrons in the valence shell. In this method, the net negative charge on the carbon atom does not increase while accepting every new electron. अब यहाँ पे कार्बन की एक और खासियत क्या है, ये नोबल गैस तक पहुंचने के लिए अब दोबारा कोशिश करेगा. पहले इसने अपने इलेक्ट्रॉन्स को लॉस किया, ये हीलियम के यहाँ पे पहुंचते तक ही बच गया, यहाँ पे भी नहीं पहुंच पाया इस प्रोसेस में. सेकेंड प्रोसेस में अब ये नोबल गैस को आइडियल मान के चलता है, नोबल गैस की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पहुंचने का ट्राई करेगा. तो जहाँ पे इसने इलेक्ट्रॉन लूज किए, यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन लेना शुरू करेगा. ओके, एज आई टोल्ड यू, व्हेन कार्बन स्टार्ट्स टेकिंग इन इलेक्ट्रॉन्स, ये इलेक्ट्रिकली नेगेटिव होना चाहिए, पर यहाँ पे in this method the net negative charge on the carbon atom goes on increasing while accepting every new electron. जैसे देते वक्त इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज बर्डन आ रहा था, अभी इसके ऊपर नेगेटिव बर्डन आ रहा है. ठीक है, therefore more energy again is required for accepting next electron by overcoming the increasing repulsive force, making the task more difficult. And moreover carbon 4 minus anion ultimately formed would be unstable. और अगर इसने फोर्सिबली, क्योंकि ये हीलियम नहीं बन पाया, तो ये फोर्सिबली नियॉन बनने का ट्राई करेगा. नियॉन बनने का, नियॉन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को आइडियल रख के चलेगा, तो एट द एंड C4 चौथा इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, तो ये बहुत अनस्टेबल होगा, हाईली अनस्टेबल, क्योंकि इसके पास एनर्जी नहीं थी, फिर भी इसने एक्सेप्ट कर लिए इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है, एज इट वुड हैव बिकॉज ऑफ इट्स स्मॉल साइज. एक तो उसकी साइज छोटी है, नियॉन की साइज बड़ी है, उसके हिसाब से उसका स्टेबिलिटी बराबर है. इसकी साइज छोटी है, छोटी साइज में इसने बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट कर लिए. ठीक है, तो इस पे क्या होगा? हाँ, as it would have a small size, the high net charge making it difficult for nuclear +6 charge to hold 10 electrons around it. Therefore, carbon atom does not take this route to attain noble gas configuration. पहले हीलियम गैस का कॉन्फ़िगरेशन अटेंड नहीं कर पाया, और अभी नोबल गैस का कॉन्फ़िगरेशन अटेंड नहीं कर पाएगा. ठीक है, so to attend the configuration of neon by sharing 4 electrons of valence shell with 4 electrons of other atoms. ओके, ना ये डोनेट कर पा रहा है, ना एक्सेप्ट कर पा रहा है, तो ये क्या करेगा? ये शेयर करेगा. ठीक है, ये शेयर करेगा मतलब अपने पास ही रखेगा, लेकिन जिसको 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए उसके साथ वो अपना बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा. In this method, 2 atoms share valence electrons with each other. Valence shells of both the atoms overlap and accommodate the shared electrons. As a result, both the atoms attain a noble gas configuration. ठीक है, अब ये शेयरिंग करेगा, और दूसरा एटम और खुद का एटम, ये दोनों भी नोबल गैस वाला कॉन्फ़िगरेशन इजीली अटेंड कर सकते हैं विदाउट जनरेटिंग एनी नेट चार्ज ऑन देम, या विदाउट जनरेटिंग एनी प्रेशर ऑन देम. Which means
atoms remain electrically neutral. Okay, so due to these factors, atom attain the stability. Therefore, carbon atom adopt this route to attain the noble gas configuration. तो डोनेटिंग एक्सेप्टिंग नहीं चल पाया तो शेयरिंग वाला रूट एक्सेप्ट करेगा. सो हम आई होप आई हैव आंसर्ड योर क्वेश्चन व्हाई कार्बन डजंट गेन इलेक्ट्रॉन्स वाला. क्योंकि दोनों इसमें उसको बहुत सारा प्रेशर बना रहता है, तो ना गेन करेगा ना देगा, रादर वो उसे शेयर करेगा और वो दूसरे एटम के साथ मिलके अपने बॉन्ड सक्सेसफुली बनाएगा और नियरेस्ट नोबल गैस तक पहुंच पाएगा. इज दैट क्लियर? यस सोहम? Okay, so this is how it will share. Now the chemical bond formed by sharing of two valence electron between the two atoms, this is called as a covalent bond. Okay, ionic bond में दोनों को अलग अलग चार्ज होते थे. कोवैलेंट बॉन्ड क्या होता है? जब दोनों एटम अपने वैलेंस शेल को शेयर करते हैं, ठीक है, और वैलेंस शेल को शेयर करते वक्त न्यूट्रल चार्ज जो दोनों के बीच में बनता है is called as a covalent bond. Okay, covalent bond is represented clearly by drawing an electron dot structure. Electron dot structure क्या होता है? ऐसा वाला, ऐसा करके ऐसा वाला, फिर ऐसे ऐसे ये होता है, फिर इसके बाद ऐसा होता है. This is electron dot structure. We'll study about this. Don't worry. ठीक है, तो कोवैलेंट बॉन्ड को हम इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर में बता सकते हैं और उसमें भी हम लूजिंग एंड शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन को इजीली बता सकते हैं. ठीक है, इन दिस मेथड अ सर्कल इज ड्रॉन अराउंड द एटॉमिक सिंबल एंड ईच ऑफ द वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज इंडिकेटेड बाय अ डॉट और अ क्रॉस. ओके, आइदर ये डॉट इंडिकेट होगा, दो डॉट ऐसे इंडिकेट किए जाएंगे इलेक्ट्रॉन्स उनके, या ऐसे दो क्रॉस इंडिकेट किए जाएंगे. ठीक है, कोई भी मेथड आप यूज करोगे तो दोनों भी सही है. ओके, बट फॉर योर बोर्ड एग्जाम आई वुड सजेस्ट यू गो विद द क्रॉस मेथड इंस्टेड ऑफ डॉट मेथड, क्योंकि डॉट कभी कभी है ना एग्जामिनर को दिख नहीं पाता है, क्रॉस जल्दी से दिख जाता है. ठीक है, सो यू विल हैव लेस चांसेस ऑफ लूजिंग मार्क्स ऐसा. Now the covalent bond formed between the atom is indicated by showing the circles with around atomic symbols crossing each other. The shared electrons are showing in overlapping regions of two circles by dot or cross method. Okay, यहाँ पे the electron dot structure is also drawn without showing the circle. One pair of shared electron constitutes one covalent bond, and a covalent bond is also represented by a number of by a small line joining the symbols. ऐसा इन दोनों के बीच में लाइन आई, इसका मतलब ये सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड है. अगर डबल लाइन आई तो दो कोवैलेंट बॉन्ड है. ठीक है, द लाइन स्ट्रक्चर इज ऑल्सो कॉल्ड एज स्ट्रक्चरल फॉर्मूला. तो कार्बन को हम इस स्ट्रक्चरल फॉर्मूला से रिप्रेजेंट करेंगे. सो फार इट इज क्लियर? एवरीबडी क्लियर? कैन वी स्टॉप हियर फॉर टुडे चिल्ड्रन? हम नेक्स्ट टाइम ये वाला कंटिन्यू करते हैं फ्रॉम पेज 112 ऑनवर्ड्स. चलो, ऑल राइट. इफ यू हैव एनी डिफिकल्टी मुझे बता देना नेक्स्ट सेशन पर. प्रीवियस वीडियोस देख लेना आप लोग. बाय एवरीबॉडी, टेक केयर. यू आर वेलकम. बाय बाय.